नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, जहां सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रुद्रा मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। रुद्रा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सर, देश में राजनीति का जो प्रचलन है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और इसको किस तरीके से बदलाव चाहते हैं या फिर ऐसे ही ठीक? भारतीय राजनीति जो इस समय चल रही है वह एक स्पष्ट और एक सामान्य तरीके से चलाई जा रही है। लोगों का आजकल विश्वास है युवाओं को इस राजनीति में आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहा है। भाजपा की चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, युवाओं के लिए तमाम कदम उठाने की कोशिश कर रही है और लगातार उठाए जा रहे हैं। हमारे मानना है कि जो युवा होता है वही देश का भविष्य होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी योजनाएं और जितनी भी प्राथमिकताएं दी जा रही हैं वो युवाओं को दी जा रही है। इसलिए जो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो भी कार्य कर रही है वो युवाओं को ध्यान में रखते हुए कर रही है। और जो वर्तमान परिदृश्य है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का लगातार सबसे बेहतर तरीके से काम कर रही है। इस समय जिस तरीके से हर राजनीतिक दल जो है लोकतांत्रिक अपने आप को बताता है, क्या वास्तव में सभी दल लोकतांत्रिक हैं? आजकल तो राजनीति का एक ही पैटर्न हो गया है, भाई भतीजावाद या परिवारवाद या जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी इन ना भाई भतीजावाद को मानती है, ना परिवारवाद को मानती है, ना पूंजीवाद को मानती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मानना है कि जो भी व्यक्ति काम करेगा, जो भी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा, समाज के लिए जो भी अच्छी धारणाएं लाएगा, सिर्फ वही व्यक्ति आगे समाज में बढ़ना चाहिए। इसलिए जो अन्य तमाम राजनीतिक दल हैं जो जिन्ना से लेकर के तमाम अलग अलग तरीके की बातें लाते हैं और देश के अंदर बंटवारे का काम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे दल लोकतांत्रिक नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी, जातिवादी और भाई भतीजावादी दल है। इन सब दलों का सिर्फ एक ही तरीका है काम करने का, या तो अपने परिवार को आगे बढ़ाना, या जो अपने करीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, या फिर जितने भी उनके पारिवारिक लोग हैं उनको अलग अलग पदों पर स्थापित करना, उनके लिए जीवन की आगे की तैयारी करना। उनका ना किसी समाज से लेना देना है, ना किसी व्यक्ति से लेना देना है, ना वो किसी गरीब के घर जाते हैं, ना वो किसी गरीब के घर खाना खाते हैं, ना किसी गरीब से मिलने जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, सरकारी तंत्र का यूज करो, उससे अधिक से अधिक पैसा बटोरो और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। इसलिए जितने भी लोकतांत्रिक दल इस समय काम कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक है ही नहीं, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आज मंडल का कार्य करता है वो कल को प्रदेश अध्यक्ष बनने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सपना देख सकता है। चाहे वो मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे प्रधानमंत्री बनना हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सोच नहीं सकता कि वो कब क्या बनेगा। लेकिन दूसरे दलों में एक सामान्य पैटर्न अपनाया जा रहा है कि जो उनका पुत्र होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, जो उनका पुत्र होगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वही दूसरी पार्टियों में उनका जो गवर्निंग बॉडी होगी उसमें वही व्यक्ति रहेगा। इसलिए बिल्कुल, जिस तरीके से देखते हैं कि हमारे क्षेत्रीय दल जो है यूपी के, ज़्यादातर इसी तरीके की बात कही जाती है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जितने भी क्षेत्रीय दल इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं उनका एक ही काम कर है, सर व्यक्तियों को, जनता को बांटो और राज्य करो। राज्य करने का उनका एक ही तरीका उन्होंने अपना रखा है कि जनता को अलग अलग हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे बांटो, हिंदुत्व को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, और एक ही काम करो उसके बाद, वह अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपने बेटों को, अपने राजनीतिक दल के जो अपने करीबी लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनको ब्लॉक प्रमुख से लेकर के मुख्यमंत्री तक की दावेदारी उन्हीं से करवाओ और सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करो। 2022 का चुनाव आने को है। ऐसे में देखा जाए तो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, ज़्यादातर चुनाव में क्या होता है कि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। लास्ट में जातिगत और धार्मिक मुद्दों पे बाँट दिया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2014 से सरकार आने के बाद जिस प्रकार से काम किए हैं और लोकल मुद्दों से लेकर के राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे हर मुद्दे पे काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी उसके बाद अनेक मुद्दे ऐसे थे जो लोकल स्तर पे सॉल्व करने थे, उनको सॉल्व करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो भी अनेक प्रकार से मुद्दे आए हुए, चाहे वो 2017 में प्रदेश की सरकार बनने के बाद रोड को अच्छा करना हो, नारी सुरक्षा का काम करना हो, या फिर अलग अलग तरीके से बिजली आपूर्ति का काम करना हो, या किसी अन्य प्रकार का काम करना हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बिजली कुछ एक चिन्हित इलाकों में दी जाती थी। वो चाहे कुछ एक क्षेत्र हुआ करते जहाँ पे अब बिजली ज़्यादा आती थी, बाकी क्षेत्रों को बिजली नहीं मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बिजली गोरखपुर को दी जा रही, उतनी बिजली नोएडा को दी जा रही, उतनी बिजली महोबा को दी जा रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकल मुद्दों को सबसे पहले सॉल्व करने का काम किया
उसके बाद जो भावनात्मक मुद्दे और दूसरे लोगों के दिलों से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको भी आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोकल मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। हम चुनाव अपना लोकल मुद्दों पे लड़ते हैं। हमारे जो विधायक, सांसद होते हैं, वो लगातार अपने लोकल मुद्दों पे ही काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि खाली अपनी जातिगत बातों को लेकर के आगे बढ़ते हो। वहाँ तो जितनी बात होती है, या तो जाति से होती है या फिर धर्म से होती है। उनका कोई किसी तरह का लेना-देना नहीं है लोकल मुद्दों से। ना उन्होंने आज तक कभी ध्यान दिया, ना कभी आगे ध्यान देंगे। क्या लग रहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव महुआ में जातिगत या धार्मिक या भावनात्मक मुद्दों से नहीं लड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरा तो साफ-साफ मानना है, जो यहाँ पे काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो विधायक रहे हों, चाहे सांसद रहे हों, जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया वही आगे बढ़ रहे हैं और वही आगे बढ़ेंगे भी। चाहे यहाँ पे कितने भी आप मुद्दे देख लीजिए, मैंने अनेक प्रकार के मुद्दों को मैं जानता हूँ यहाँ पे। चाहे वो सड़क से लेकर सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे लाइट का मुद्दा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हो। बुंदेलखंड काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ था और बुंदेलखंड की तरफ किसी भी सरकार ने आज तक 70 सालों में कभी ध्यान नहीं दिया। बुंदेलखंड को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी कनेक्टिविटी की, लाइट की, सिक्योरिटी की, पानी की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने महोबा में आकर के अपना बांध परियोजना को चालू करने का काम किया, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम जो बहुत ज़्यादा प्रगति में इस समय है और मुझे लग रहा है कि 2022 की सरकार 2022 के चुनाव से पहले-पहले कंप्लीट भी हो जाएगा। इन मुद्दों को लाने का जो लोकल काम है, ये काम मुद्दे और ये मुद्दे लोकल हैं। इन मुद्दों को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उनको पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसा नहीं है कि हम अपने जातिगत मुद्दों पे या किसी प्रकार से और किसी मुद्दे पे लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं अपने काम पे और अपने विकास पे। हमारा एक ही कहना है, जो सरकार विकास करेगी वही आगे बढ़ेगी और युवाओं का स्पष्ट मानना है, हमारा विकास होगा, उसी व्यक्ति को वोट दिया जाएगा। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इधर विकास किया हुआ है इस क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 350 सीटों से ज़्यादा सीटें लेकर के सरकार स्पष्ट रूप से बनने जा रही है, ये मैं आपसे कहता हूँ। 2022 चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या यही मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल, बिल्कुल रहने वाले हैं। हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मुद्दे वही हैं, काम वही करना है। सरकार कोई भी आए, लेकिन काम वही है जो करने होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया हुआ है, चाहे वो कोविड के समय पे काम किया हो, स्वास्थ्य के सुविधाओं को लेकर के, या फिर ये रोड कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा हो, या लाइट के मुद्दे लाए जा रहे हो, किसी भी प्रकार के जो काम जो इस व्यक्तियों को चाहिए है, उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की लगातार। जैसे आप देख लीजिए, गरीबों को राशन वितरण का काम हो, मुफ्त में अनाज देना हो। अब इस समय तो तेल और तमाम चीज़ें, अन्य सुविधाएँ, चने की दाल और सब कुछ दी जा रही है। इसलिए दी जा रही है क्योंकि ताकि व्यक्तियों को दिक्कत ना हो। खाने-पीने का जो सामान महँगा हो गया, कम से कम मूलभूत सुविधाएँ जो व्यक्ति को चाहिए, घर, कपड़ा, मकान, इन तीनों सुविधाओं को देखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देख लीजिए किस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाओं के तहत हमने लगातार राशन वितरण फ्री में कराए। कभी के समय कोई सरकार कहा करती थी, राजीव गांधी जी कहा करते थे कि वहाँ से मैं ₹100 भेजता हूँ, यहाँ पे लोकल ₹15 पहुँचते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने इस प्रकार से काम किया हुआ है कि आज वो ₹100 अगर भेजते हैं तो पूरे ₹100 गरीब के खाते में पहुँचते हैं। आज किसी भी प्रकार से कोई उनका पैसा ले नहीं सकता, उनका राशन कोई कोटेदार चोरी नहीं कर सकता है, कोई गलत हम इम्प्रेशन लगा के उनका राशन चोरी नहीं कर सकता है। तो ये काम लोकल मुद्दे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकल और आम जनमानस को देखते हुए इनको काम किया हुआ है। और इन काम को करते हुए, देखते हुए मुझे लग रहा है 2022 में स्पष्ट रूप से पिछली बार से अधिक सीटें लेकर के दोबारा हम योगी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। असंतुष्ट होकर वोट देना और सपने पूरे हों उसके लिए वोट देना, दोनों स्थितियां अलग होती हैं। जनता सरकार बदल देती है लेकिन सपने पूरे नहीं होते। क्या करे जनता इसमें? लगातार जनता के सपने पूरे करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार हमारी इसी को ध्यान में रखते हुए काम करे, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, चाहे वो गरीबों के मुद्दे हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से अन्य सामाजिक मुद्दे हों, या धार्मिक मुद्दे हों, सबको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप किस प्रकार के मुद्दे ऐसे युवाओं के या किसी और के ऐसे मुद्दे रह गए हों जिनको पूरे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ना किया हो? जो लोग सोचते थे वो हम करके दिखाते हैं। हम सिर्फ कहते नहीं, काम को करने पे ध्यान देते हैं। इसलिए मुझे तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं लगता जिसमें युवाओं के लिए जो काम ना किया जा रहा हो। अगर जो काम रह भी गए होंगे तो सरकार के जो ध्यान में है, उसको इस सरकार में ना हो सका तो अगली सरकार आते ही सब कुछ पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, आप युवा हैं, युवाओं को नेतृत्व देना कहाँ तक सही है? युवाओं को पूरी तरह नेतृत्व देना चाहिए, चाहे वो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जो स्पेशल विंग बनाया गया, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ युवाओं के काम किया जा रहा है। 40 साल से नीचे के सारे युवा जितने भी हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे वैसा काम नहीं चल रहा है कि 50 साल की उम्र में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा हो किसी पार्टी का और अपने आप को युवा कहता हो। कि ऐसा युवा तो किसी काम का नहीं है जिसने अभी अपने लिए कुछ ना किया, अपने लोगों के लिए कुछ ना किया, वो किस बात का राष्ट्रीय अध्यक्ष और किस बात का युवा कहलाएगा। कुछ ऐसे युवा तथाकथित यहाँ पे घूम रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी युवाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं जाना, कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया, वो अपने आप को युवा कहते हैं। किस प्रकार से युवा कहते हैं? मैं कहता हूँ खुद को युवा, और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुझे दायित्व जो दिया वो युवा समझ के और सामाजिक काम करने के लिए दिया है। इसलिए युवाओं का जितना भी मुद्दा उठाती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उठाती है, और किसी प्रकार का कोई दल सिर्फ अपने भाई भतीजावाद, पुत्रवाद और जातिवाद से ऊपर कभी ना सोचती, ना कभी सोचेगी।
आरक्षण या धार्मिक मुद्दे पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए चुनाव में? देखिए, आरक्षण तो जो समाज का एक अंग हो चुका है। अगर आरक्षण किसी को बढ़ावा देने की कोशिश है, किसी एक समाज के तबके को जो दब चुका है उसको आगे लाने की कोशिश है, तो आरक्षण सबके लिए ज़रूरी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ़ एक जातिगत आधार पे आरक्षण दिया है। ईडब्ल्यूएस का कोटा जो भारतीय जनता पार्टी लाई है, वो किसी दूसरी सरकार में हिम्मत नहीं थी कि सवर्णों को कोटा दिया जाए। भाई सवर्ण भी कुछ हद तक जिनको गरीब हैं, जो इनके पास साधन नहीं है, उनको भी तो ज़रूरत है आज सपोर्ट की। तो सपोर्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इससे पहले किसी सरकार ने सोचा था कि गरीबों को इस प्रकार से सवर्ण का आरक्षण दिया जाएगा? कभी नहीं दिया जाता था। सिर्फ जातिगत आधार पे वोट लेने के लिए लोग अपना-अपना आरक्षण दिया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जातिगत आधार पर नहीं, क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर को अलग बाँट करके, जो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंडर आते हैं, उनको भी आरक्षण दे करके, जितने भी समाज के तबके हैं, जो भी दब रहे हैं, जिनको आज हम सरकार की मदद की ज़रूरत है, उन सबको सरकार मदद पहुँचाने का काम कर रही है। उसके अलावा जो धार्मिक मुद्दे भाई, हमारे बचपन से हम सोचते आ रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, बनेगा। अगर वो राम मंदिर कोई सरकार बनवा रही है, कोई सरकार उसमें कदम दे रही है, कोई सरकार उसमें सहयोग कर रही है, तो हम उसका ज़रूर सहयोग करेंगे। हम, आप नहीं, हर कोई, जितने भी लोग ज़रूरत है, हर कोई इसको मदद करेगा। चाहे वो कश्मीर से 35A हटाना हो, चाहे धारा 370 हटानी हो। वहाँ लोग कहा करते थे कभी कि अगर यहाँ से 370 हटाई गई तो खून की नदियाँ बह जाएँगी। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको 370 को हटाने का काम किया, देश में एक भी जगह एक भी खून की बूंद नहीं बहने दी है। तो क्या बिल्कुल आप चाहते हैं? अन्य पार्टियां जो है लगातार धार्मिक मुद्दों को भड़काती हैं, जातिगत मुद्दों को लेकर आती हैं, आरक्षण को लेके आती हैं। क्या किस तरीके नजरिए से देखते हैं इसको? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जातिगत और धार्मिक मुद्दों से आगे कभी ना सोच सकते हैं, ना वो कभी सोचेंगे। उनका खाली यही सोचना है कि किसी भी तरह प्रदेश को बाँटो, जनता को बाँटो और राज्य करो। और राज्य किसको करना है? उनके पुत्र को, उनकी पुत्रवधू को, उनके रिश्तेदारों को, उनके जितने भी तमाम करीबी लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं को राज्य करना है। राज्य और किसी को नहीं करना। चाहे वो जिन्ना का जो मुद्दे की किसी का मतलब नहीं था लेने-देने का, जिन्ना को इस चुनाव के मुद्दे में लाने की क्या ज़रूरत थी? कौन लाया है? आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग इसको जातिगत मुद्दों को लाते हैं, ये जातिगत मुद्दा कौन लाया है? ये मुद्दे को यूज़ करने का सबसे पहले काम किसने किया है? इस मुद्दे को किसी भी प्रकार से चुनाव में यूज़ करना, अलग-अलग तरीके से भड़काना, जनता को अलग-अलग बाँटना, ये सोचने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम लोग को तो सिर्फ़ एक बात कहना है, जो विकास करेगा वही आगे बढ़ेगा। हमने विकास किया है, हम अपने विकास के मुद्दे को इस बार चुनाव में लेके आगे आ रहे हैं। हम धार्मिक मुद्दे जो बचपन से लोगों की सोच थी, अगर हमने उसको पूरा किया है, लोग उस मुद्दे को मानते हैं मुद्दा, तो भाई मान रहे हैं। हमारा तो वो आस्था के विषय है। वो धार्मिक मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ये धार्मिक विषय को हम चुनाव में लाने की कोशिश नहीं करते। हम अपने सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर के इस चुनाव में लेने जा रहे हैं आगे। और बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, और मेरा स्पष्ट मानना है 350 से ज़्यादा सीटों से अब की बार हम फिर से योगी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, सामाजिक या राजनीतिक परिवेश को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने में आईपा की जो कोशिश हो रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आईपा जो ये कोशिश कर रहा है उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं को राजनीति के विषय में या दूसरे विषयों में आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। युवा अगर आएँगे, सामाजिक परिदृश्य को देखेंगे और उसमें जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, वो अगर हमको बताएँगे तो हम उसको बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितने अधिक से अधिक युवा हमसे आज जुड़े हैं, और जितने बचे युवा हैं उनको भी अपने साथ जोड़ें, और देश के अंदर जितनी भी भविष्य में योजनाएँ हैं उनको युवाओं के साथ जोड़ करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। यही हमारी सोच है, यही हमारी पार्टी की सोच है। धन्यवाद। आईपा इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके लिए सुझाव है जो आप दे सकते हैं? नहीं, आईपा से मैंने सुझाव दिया, तो मेरा साफ-साफ कहना है कि युवाओं को अधिक से अधिक आगे लाने का काम कीजिए, लोगों को जोड़िए, स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए, स्पष्ट सबकी सोच होनी चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार से सोचने की, धार्मिक और भावनात्मक मुद्दाओं को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने विकास के प्रति अपनी बातों को रखिए। जो भी आपकी सरकार आपकी बिजली से लेके स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा के मुद्दों को जो भी आगे ला रही है, जो आपके लिए काम कर रही है, उसको सहयोग करिए। धन्यवाद। ये थे रुद्र मिश्रा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिन्होंने खुलकर युवाओं के मुद्दे पर, राजनीति के मुद्दे पर खुलकर बात की और अपने विचार रखे। फिलहाल आईपा के लिए इतना ही। आप बने रहिए महोबा से मेरे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हों तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।